न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 9 के चैप्टर 6 हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन में आपने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज अप्लाइड फोर्स, और न्यूटन्स थर्ड लॉ जो कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, जिसका एप्लीकेशन आपने देखा है कि रॉकेट लॉन्चिंग में किस तरह से करा जाता है। ये सब आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दो पार्ट में इस चैप्टर का अपलोड हो चुका है, वहाँ पे देख लिया है, और प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखकर वहाँ पे सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस भी हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथ की भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड ऑफ एक्सरसाइज मैथ में जो नई एनसीईआरटी बुक है उसके सॉल्यूशन अपलोड है, साथ में लेक्चर वीडियो भी अपलोड है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स अ टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, जब एक्सेलरेशन उसमें रिजल्टेंट है ही नहीं है, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। तो जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, और क्यों जीरो हुआ, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन एब्सेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण है। तो जब एक्सेलरेशन है नहीं तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुआ, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब हुआ कि जितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो एफ है, उसके रिवर्ट में फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम ही होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स हर कितना लगेगा, एफ ही लगेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। अगर एफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, जैसे ये टेबल है हमारी, और इसमें एफ फोर्स अप्लाई किया गया है, तो इसके जो लेग्स होंगे चार, उन सारे चारों लेग्स में जो कंप्लीट चारों मिलाकर जो फोर्स लगेगा वो भी एफ के बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एफ मस्ट बी इक्वल टू एफ, उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर ए बॉल मूविंग ऑन ए स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फिजिकली करेक्ट। ठीक है, एक बॉल है जो एक स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ध्यान रखिएगा एक एक वर्ड की फिजिक्स में अपनी मीनिंग होती है, कोई वर्ड अननेसेसरी यूज नहीं करा जाता, तो हर चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी एक क्लास 9 में है, तो इसलिए ये इसकी प्रैक्टिस करिए कि एक एक वर्ड पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है तुरंत खुश होकर के, है ना। तो फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, ऐसा सरफेस तो इम्पॉसिबल, ऐसा सरफेस हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या है, ये ऐसा अगर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा किसी भी कीमत पर। पहली बात तो ये है। चूज द, आप चूज करना है वो स्मूथ बॉल, स्मूथ सरफेस में बॉल आगे की तरफ मूव कर रही किसी भी वेलोसिटी से। इफ नो नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जब फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई हो जा रहा है कि अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट। तो स्टेट उसकी क्या है, बॉडी की स्टेट क्या है, मूविंग कंडीशन है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो स्टेट चेंज नहीं होगा। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन कांस्टेंट रहेगा, विल रिमेन सेम रहेगा, पहला का सेम होगा। इफ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। जब नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में आ जाएगा, और न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा, उस अप्लाई फोर्स के कारण उसकी स्टेट में चेंज होगा, और स्टेट में उसकी स्टेट क्या थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसमें फोर्स के कारण एक्सेलरेशन जनरेट होगा। एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और बॉल की मूविंग की डायरेक्शन दोनों एक है, इसलिए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर रहेगा तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी विल इंक्रीज, तो यहाँ रहेगा इंक्रीज वाला ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड में आइए, इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन। अब यहाँ पर सेकंड का जस्ट अपोजिट केस है कि जो नेट फोर्स है वो उसके डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है, तो यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि बॉल की डायरेक्शन के अपोजिट में लग रहा है, तो यानी कि वो अपोज करेगा, उसकी स्टेट में चेंज लाएगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा।
इसका मतलब उसमें रिटार्डेशन लगेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा और वेलोसिटी विल डिक्रीज रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 ब्लॉक्स P एंड Q ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्मूथ हॉरिजॉन्टल है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा एट एनी कास्ट, फ्रिक्शनल फोर्स का यहाँ पर केस ही नहीं बनता है। ठीक है, आर सोन इन फिगर दिस एंड दिस, इसमें दिया हुआ P और Q है, स्मूथ सरफेस है। 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P ब्लॉक में दिखा है 5 न्यूटन और 4 न्यूटन, दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं। वाइट ब्लॉक Q इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है और इसमें ये नहीं बताया है कि P की कंडीशन क्या मूविंग में है या नहीं है। ठीक है, बस ये बताया कि वो दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब पहले हम ऑप्शन कुछ कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा तो उसको देखने के पहले हम आपको एनालिसिस करके बता देते हैं कि इस ऑप्शन से ज़्यादा आपके पास आंसर हो जो ऑप्शन में नहीं है, पूरी तरह से एनालिसिस कर लेते हैं। पहली बात यहाँ पर क्या है, ये इसमें जो नेट फोर्स है 5 न्यूटन राइट वर्ड 4 न्यूटन लेफ्ट वर्ड है ना, तो अगर हम राइट वर्ड को प्लस मान लें लेफ्ट को माइनस माने तो देयर विल बी अ नेट फोर्स 5 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, राइट की तरफ लगेगा क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन का। तो ये केस किसका है, ये केस है अनबैलेंस्ड फोर्स का। नेट फोर्स 1 न्यूटन का दाहिनी तरफ लग रहा है, तो 1 न्यूटन लग रहा है राइट वर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्सिलरेट करेगा क्योंकि F इक्वल टू m इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी F अपॉन m, नेट फोर्स 1 न्यूटन है और इसका मास नहीं दिया है तो मास से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, यानी कि ये बॉडी एक्सिलरेट करेगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, अदरवाइज अगर ये रेस्ट में है तो 0 से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। दूसरा केस क्या है, Q है, इसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से लग रहा है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है अगर नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बनी रहेगी। अब देखते हैं ऑप्शन में विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, P एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स एंड Q डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। ये पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है क्योंकि P में नेट फोर्स है 1 न्यूटन राइट वर्ड और Q में कोई फोर्स है ही नहीं, क्वेश्चन में खुद ही कह रखा है। P डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स एकदम गलत है। ठीक है, अभी आप जान लेंगे बोथ P एंड Q गलत, नाइदर P एंड, ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर स्नेक बोट रेस वेलुमकली इन केरला, केरला में एक रेस होती है नाव की, उसकी बात कर रहा है कि 100 ओर्समैन आर रोइंग अ बोट, मतलब उसमें जो पैडल करते हैं मतलब नाव को रो करना, उसमें लोग कितने बैठे हैं 100% बैठे हुए हैं। आउट ऑफ दिस 95 रो बैकवर्ड्स टू प्रोपेल द बोट फॉरवर्ड, बैकवर्ड मतलब न्यूटन थर्ड लॉ बताया था आपने ये वीडियो में कि वो बैकवर्ड पीछे की तरफ अपने पैडल से वाटर को नीचे रिपेल करेंगे तो इन आंसर न्यूटन थर्ड लॉ वो बोट आगे फॉरवर्ड होगी। तो इस तरह से करने वाले कितने परसेंट हैं, 95% आर डूइंग दिस, और उसमें से बाय मिस्टेक 5 लोग गलती से जो ओर्समैन है रो इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो उल्टा करते हैं, मतलब फॉरवर्ड में रिपेल करते हैं तो नाव किधर जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि 95% ऐसे हैं कि जो बोट को आगे की तरफ ले जाने के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, 95% क्या कर रहे हैं कि अपने पैडल से वाटर को पीछे की तरफ रिपेल करेंगे जिससे बोट आगे बढ़ेगी, और 5 लोग ऐसे हैं कि जो पैडल से फॉरवर्ड रिपेल करेंगे और बोट पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। इफ ईच ऑर्समैन अप्लाइज हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, तो इस तरह से करके वो अगर 200 न्यूटन लगा रहे हैं एक आदमी, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द स्नेक बोट, इग्नोर ड्रैग फोर्सेस, एयर फ्रिक्शन एटसेट्रा, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर इग्नोर करना है जबकि फ्रिक्शन रहता है। तो आइडियल केस की बात हो रही है, तो मान लीजिए ये हमारी बोट है, ठीक है, तो जो 95% है वो इस बोट को ऐसा काम कर रहे हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो F आ गया 95 कर दिया हमने, और 5 लोग ऐसा है कि F5 फोर्स जो है वो इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बोट तभी जाएगी जब ये रिपेल करेंगे पीछे की तरफ पानी को,
और जो वाटर है वो इसको आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये किस समझते जाइएगा बाद में, लेकिन अल्टीमेटली जो फोर्स लग रहा है बोट पे वो क्या होगा, 95% के कारण आगे की तरफ और 5% के कारण पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा, पहले तो F95 निकाल लीजिए। F95 का मतलब हो जाएगा 200 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 95, और F5 हो जाएगा ये हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और F5 हो जाएगा 200 न्यूटन इंटू 5 बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, बैकवर्ड डायरेक्शन में तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स आपको पता चल रहा होगा कि फॉरवर्ड में ही होगा, क्योंकि ये बहुत कम हो जाएगा इसके मुकाबले। तो नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द बोट, नेट फोर्स इक्वल हो जाएगा F95 माइनस F5 इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर देख रहे हैं तो 200 न्यूटन दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो 200 न्यूटन इंटू 95 माइनस 5 90 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 9 2 जा 18, और यहाँ पर 30 लगा दीजिए, 2 0 इसका 1 0 है, 18,000 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5th क्वेश्चन आते हैं, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट्स। ठीक है, एक नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लग रहा है, तो जब नेट फोर्स है तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा। क्लियर, ये तो पहले से पता है। अब ये कह रहा है कि अब जो एक्सेलरेशन होगा उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नहीं, जो एक्सेलरेशन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा, जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो पहली बात ये गलत हो गया, और जो एक्सेलरेशन की बात है, एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। ठीक है, ये न्यूटन सेकंड लॉ, इसको ध्यान दें। पहली बात ये ऑप्शन गलत हो चुका है पहले स्टेटमेंट से। सेकंड, अपोजिट टू द डायरेक्शन, यहाँ भी ये भी फोर्स, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सही है, विथ एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यहाँ पे ये बात गलत कर रहा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इस पर ध्यान रखिएगा, ये भी गलत होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत, फोर्थ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स सही, विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6th क्वेश्चन है, द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स A B C D मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन आर गिवन इन फिगर, अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन। हाँ, अब देखिए 4 ग्राफ दिया है, किस में नेट फोर्स अप्लाई होगा। तो नेट फोर्स अप्लाई होने का मतलब, नेट फोर्स कब अप्लाई होगा, जब F = m × a है। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, यानी एक्सेलरेशन होना चाहिए। किसी भी बॉडी में अगर फोर्स है तो देयर विल बी एक्सेलरेशन, मस्ट है, ये एक्सेलरेशन होगा तभी फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा, दोनों रिलेटेड हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, जिस ग्राफ में एक्सेलरेशन होगा वही ग्राफ बताएगा कि इसमें नेट फोर्स है। तो एक्सेलरेशन कब होगा, आपको ग्राफ वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फिजिक्स में अपलोड है सारे, उसको जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें हमने बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको क्या जानकारी मिलती है। तो अगर पोजीशन टाइम की ग्राफ है और उसमें स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, और जो कि स्ट्रेट लाइन हमारा टाइम एक्सिस से एक एंगल बना रहा हो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी शो करेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी शो करने का मतलब होगा वो उसमें एक्सेलरेशन 0 हो चुका। तो इसमें एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0 होगा। अब यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ है, ध्यान रखिए ग्राफ किसका, पोजीशन टाइम का है कि की वेलोसिटी टाइम का। तो ये तो बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, तो पोजीशन टाइम में अब ये क्या कह रहा है, इसका पोजीशन हर टाइम में कांस्टेंट थी, तो ये तो रेस्ट पोजीशन पे है, ये तो मूविंग कंडीशन में ही नहीं, तो एक्सेलरेशन का सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये इसके पहले ये हम चेक कर लेते हैं इसको, लास्ट वाला। ठीक है, अब देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस से। जब ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो और साथ में आपको लग रहा है कि 0 टाइम पोजीशन हाई थी और धीरे धीरे टाइम बढ़ने का पोजीशन घटती जा रही है, और आखिरी में किसी टाइम पर वो 0 हो जा रही है, यानी कि उसकी पोजीशन घट रही है। तो कब होता है, जब निगेटिव वेलोसिटी हो। तो अगर स्लोप हमारा निगेटिव होगा तो निगेटिव वेलोसिटी, स्लोप पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी, सब हमने बता रखा है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। जितना पूछ रहा है उससे ज़्यादा आपको जानकारी हो जाएगी अगर आप वीडियो देख कर आएंगे तो। अब आते हैं थर्ड में, हमने वहाँ भी बताया रखा है, अगर कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो ग्राफ पोजीशन टाइम में अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, कर्व बनाते हुए आ रहा है,
तो इसमें एक्सेलेरेशन है। और ये भी बता रखा था कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, दोनों वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अभी फिर यहाँ बता दे रहे हैं, देखिए कॉनकेव अपवर्ड है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा। अगर यही ग्राफ इस तरह से होता, ऐसे होता, तो एक्सेलेरेशन निगेटिव होता। अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर ये वाला ग्राफ होता तो रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि ये रिटार्डेशन का काम करता है। चलिए इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, अ सेलर जम्प्स आउट फ्रॉम अ स्मॉल बोट टू द शोर, फिगर दिया हुआ है। एज द सेलर जम्प्स फॉरवर्ड विल द बोट मूव इफ एस इन विच डायरेक्शन एंड वाई। देखिए यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। जब ये सेलर किनारे पर किनारे पहुंचने के लिए जंप करेगा, तो जंप करने का मतलब ही विल पुश द बोट बैकवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं, अपने पंजे से वो बोट में पीछे की तरफ धकेलेगा। और जब धकेलेगा तो वो फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, बोट पे। और उस फोर्स के आंसर में, उस फोर्स के जवाब में न्यूटन थर्ड लॉ के कारण ये बोट भी सेम फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, मैन पे। और उस मतलब बोट जब ये जंप कर रहा है तो अपने फोर्स के कारण नहीं आएगा यहाँ पे, समझिए बात को। जब ये जंप करेगा, आप यहाँ भी जंप करिए चाहे जमीन पे जंप करिए, जब भी आप जंप करेंगे तो अपने फोर्स लगाने से नहीं करेंगे, आप किसके कारण करेंगे, जब वो सरफेस इन रिस्पांस फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके कारण वो आगे कूदता है। तो जब ये और इस पे बोट में क्या है, फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, इसके कारण बोट पीछे की तरफ जाएगी और जो मैन है ये शोर की तरफ आगे आएगा, क्योंकि बोट ने लगाया इसके ऊपर फोर्स इसके जवाब में, ठीक है। तो जो ये आगे जा रहा अपने कारण नहीं जा रहा है, इसके कारण। अब यही समझिए जैसे कि अगर वो किसी स्टैटिक सरफेस में जैसे ज़मीन से जंप करना होगा तो भी, क्योंकि ये बहुत हार्ड है तो ये ऐसा तो होगा नहीं, तो उसके जवाब के कारण ये जंप जितना तेजी से अपने सरफेस को पीछे की तरफ धकेलेगा उतना ही फोर्स उस पर लगेगा और उसके कारण वो जंप कर पाता है। ओके ठीक है, तो बोट पीछे की तरफ जाएगी और क्यों जाएगी हमने बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। न्यूटन थर्ड लॉ, ये फोर्स लगाएगा बोट पर, उस फोर्स के कारण बोट पीछे की तरफ जाएगी और ये फोर्स लगाया बोट पर, तो फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से सेम फोर्स इस पर लगाएगी और उसके कारण ये इधर आएगा। ओके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट अ लैंडिंग मैट, है ना, आर सैंड बेड इज प्लेस्ड फॉर दी एथलीट टू फॉल अपॉन, एक्सप्लेन द रीज़न। ठीक है, मतलब जब वो एथलीट जंप करता है किसी इवेंट में, इस तरह आपने देखा होगा, तो नीचे एक बहुत या तो बालू का एक ज़मीन बना दिया, बेड बना दिया था, या तो कुछ इस तरह का मैट होता है जो जंपिंग। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब जंप करेगा तो वही एक्शन रिएक्शन को, क्योंकि इसकी बॉडी जब फॉल करेगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो mg वेट लगातार लग रहा है और जब ये हिट करेगा सरफेस पर तो सेम फोर्स इस पर अप्लाई होगा, उसके कारण ये फिर से अगेन मतलब रिकॉयल होगा, फिर से वापस आएगा, इसके कारण इसको चोट लगने की पूरी संभावना है। तो इससे बचने के लिए वो जो फोर्स है उसमें क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो इसके कारण ये सिस्टम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 9th क्वेश्चन है, अ हैंड कार्ट लोडेड विथ वेजिटेबल्स। ठीक है, एक कार्ट है हाथ से चलाने वाला, हाँ मतलब है ना, जैसे ठेला समझ लीजिए आप, उसमें क्या है वेजिटेबल्स भरा हुआ है, कोलाइड्स विथ एन आइडेंटिकल बट एम्प्टी हैंड कार्ट, मतलब जो दूसरा ठेला है वो खाली है, उसमें कोई भी वेजिटेबल्स नहीं, पहले वाले में वेजिटेबल्स भरा हुआ है, मतलब भारी है एक तरह से, दोनों कोलाइड कर जाते हैं। तो क्या होगा, द लोडेड कार्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड ऑन द एम्प्टी कार्ट। नहीं, देखिए जब कोलिजन होगा तो दोनों में इक्वल फोर्स लगेगा ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों ही इक्वल फोर्स लगाएंगे और उस इक्वल फोर्स के कारण जो खाली कार्ट होगा वो बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ जाएगा और ये भारी वाला उसमें जरा सा हल्का सा जर्क आएगा, तो दोनों में फोर्स बराबर रहेगा तभी ऐसा होगा। द एम्प्टी कार्ट एक्सर्ट्स, ये भी गलत है, नाइदर कार्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स, ये भी गलत। लास्ट है, द लोडेड कार्ट एंड एम्प्टी कार्ट बोथ एक्सर्ट एन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच अदर, और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा। ठीक है, इस पर लिखा नहीं, हम बता दे रहे हैं, है ना, जो भारी वाला जो कार्ट है होगा एम्प्टी कार्ट की तरफ इधर लगाएगा और एम्प्टी वाला बैकवर्ड भारी कार्ट की तरफ लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10th में आते हैं। 10th क्वेश्चन में, द एक्सेलरेशन मास ग्राफ फॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मासेस इज प्लॉटेड इन फिगर दिस, प्लॉट द फोर्स मास ग्राफ फॉर दिस ग्राफ। तो ये ग्राफ में है आपका वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन दिया है और एक्सिस में मास दिया हुआ है।
तो इनमें जो रिलेशन होता है आपको पता है कि F=ma होता है। इसमें जो एक्सेलरेशन वर्सेस मास का ग्राफ दिया हुआ, एक्सेलरेशन वर्सेस मास, तो यानी कि 1 किलोग्राम अगर मास है तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास भी बढ़ता जा रहा है, तो आखिरी में अगर 5 पहुंच गया है तो एक्सेलरेशन 2.5 से नीचे आ जा रहा है, और 4 किलोग्राम है तो एक्सेलरेशन 2.5 है। ये है केस। तो पूछ रहा है कि फोर्स वर्सेस मास, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है F=ma। तो यहाँ पर आपको पहले देखिए कि एक एक पॉइंट में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आपका 10th क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, F=ma है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देखिए। फिर m दिया है आपका 1 किलोग्राम, तो फोर्स आ जाएगा 10, उस समय उस टाइम पर 10 है एक्सेलरेशन, तो 1 × 10 यानी कि 10 न्यूटन आ जाएगा। m=2 किलोग्राम अगर है, अगर m की वैल्यू 2 किलोग्राम है और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है 5 है, तो फोर्स हो जाएगा 5 × 2 10 न्यूटन अगेन, ठीक है। इसी तरह से जब 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम में एग्जैक्ट यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ऐसे 4 का देख लीजिए, 4 ज़्यादा क्लियर है, तो 4 किलोग्राम में 2.5 है, तो फिर 10 आ जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मास भले चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, लेकिन मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन दैट इज फोर्स, वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लाइन ड्रा हो जाएगी, ठीक है। फोर्स वर्सेस मास के ग्राफ में अगर ये फोर्स है, ये मास है, तो फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा 10 न्यूटन पर, चाहे 1 किलोग्राम हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो वीडियो को यही एंड कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर देंगे, ओके। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ओके। थैंक यू।